रहीम। सो जी लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर सिस्टम। सो हमने जो फर्स्ट एप्लीकेशन लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी लीनियर सिस्टम की, वो पढ़ी थी ट्रैफिक फ्लो प्रॉब्लम। तो ट्रैफिक फ्लो प्रॉब्लम हमने किए थे और उससे हमने जो प्रॉब्लम था उसको हमने लीनियर सिस्टम में कन्वर्ट किया था और फिर उससे हमने जो है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लेके फिर सॉल्व किया था और अननोन वैल्यूज को फाइंड किया था। सो द सेकंड एप्लीकेशन जो आज हमने डिस्कस करनी है वो है लीनियर सिस्टम की करंट या फिर इलेक्ट्रिकल फ्लो प्रॉब्लम। ठीक है, दिस इज करंट और इलेक्ट्रिकल फ्लो प्रॉब्लम। अब ये जो है इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लीनियर सिस्टम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लो प्रॉब्लम और करंट फ्लो प्रॉब्लम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। और वैसे भी एफएससी में आप लोगों ने फिजिक्स में ये चीज़ पढ़ी हुई है, करंट फ्लो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लो क्या होता है। कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए, आप ये ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो। तो लेट्स लुक कि कैसे मैट्रिसेस यूज होते हैं करंट और इलेक्ट्रिकल फ्लो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में अकर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट को डिस्कस करेंगे और हम मैट्रिक्स देखेंगे कि मैट्रिसेस कैसे यूज होते हैं करंट या फिर इलेक्ट्रिकल फ्लो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो टू सॉल्व अ सिस्टम, to basically to construct a system of linear equation in current or electric flow problems. So कोई भी जो लीनियर सिस्टम लीनियर इक्वेशंस को कंस्ट्रक्ट करना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो उसके लिए किसकी बात कर रहा हूँ मैं, करंट या इलेक्ट्रिक फ्लो प्रॉब्लम में बात कर रहा हूँ कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है तो उसके लिए हम जो लॉ यूज करते हैं वो दो तरह के लॉ यूज करते हैं। एक है ओम्स लॉ और एक है किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, सो हम क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ नहीं रहे, हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि ओम्स लॉ का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किरचॉफ्स लॉ क्या है। ठीक है, हम बेसिक्स देखेंगे और ये ऑलरेडी चीजें आप पढ़ के आए थे। सो मैट्रिसेस, ऑब्वियसली हमने जो हमारा काम क्या है कि हमने लीनियर इक्वेशंस डेवलप करनी है। तो जो भी हमें इलेक्ट्रिक फ्लो प्रॉब्लम या करंट फ्लो प्रॉब्लम गिवन होगा, तो उस हम कैसे उसको बनाएंगे लीनियर इक्वेशन को, या उस मैट्रिक्स को हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम जो लॉ यूज करेंगे वो ओहम्स लॉ या फिर किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे। अब बात करते हैं जी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था, अगर रिकॉल करो एफएससी, सो हम पढ़ते थे कि टू डिटरमिन वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, हम जो लॉ यूज करते थे उसे हम कहते थे ओम लॉ। मैंने क्या बात की कि ओम लॉ जो है वो इट इज यूज्ड टू डिटरमिन द वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो अब इसके जो फॉर्मूला होता था वो होता था V इज इक्वल टू आई आर। V क्या था, V इज वोल्टेज, I जो था वो इसको कहते हैं करंट और R जो थी वो थी रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे केस में जो अननोन है वो क्या होगा, करंट। ठीक है, I अननोन होगा क्योंकि हमने इसमें क्योंकि हम जो प्रॉब्लम कर रहे हैं इट इज करंट फ्लो प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिक फ्लो और करंट फ्लो प्रॉब्लम। तो हमारा जो अननोन होगा वो क्या होगा, करंट। सो हमें जो गिवन वैल्यूज होंगी वो वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन होगा। ठीक है, सो ओम्स लॉ जो है, बाय डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ, V is equal to IR. V is the voltage, I is the current, and R is the resistance. And it is used to determine voltage or current or resistance. और हमारे केस में हमने क्या कहा कि I जो है वो अननोन। आगे चलते हैं किरचॉफ्स लॉ। अब जो किरचॉफ्स लॉ है ये बेसिकली इट अप्लाइज टू अ करंट एट अ जंक्शन इन अ सर्किट। अभी दिखाता हूँ कि व्हाट इज द जंक्शन इन अ सर्किट। ठीक है, सो जो किरचॉफ लॉ है, अच्छा किरचॉफ के फिर दो लॉज है, फर्स्ट लॉ किरचॉफ सेकंड लॉ। सो किरचॉफ लॉ जो अप्लाई होता है इट इज अप्लाइड टू अ करंट एट अ जंक्शन इन अ सर्किट, ये चीज याद रखनी है। और दूसरा जो है किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है इसको किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं।
किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। और जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है उसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो फर्स्ट लॉ है इसे हम कहेंगे किरचॉफ करंट लॉ, और जो सेकंड लॉ होगा उसे हम कहेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो मैं बात कर रहा था कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है वो क्या है। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि जो सम ऑफ ऑल द करंट्स entering or leaving from a node point of a circuit is equal to zero। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट, बार बार मैं बात कर रहा हूँ व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये जो सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या चीज है? इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली एक पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। इस पाथ में से इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? ट्रांसमिट होता है। सो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होता है? रेजिस्टर्स होते हैं, बैटरीज होती हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस करेंगे, उसमें मैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट आपको दिखाऊंगा। तो बस ये याद रखना है कि इट इज अ पाथ फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक करंट। और इसके पार्ट्स क्या क्या हैं? इसमें रेजिस्टर्स हो सकते हैं, इसमें बैटरीज हो सकती हैं, इंसुलेटर्स हो सकते हैं, इंडक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाऊंगा तो फिर थोड़ा सा फर्दर डिटेल में बात करेंगे। तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, जो कि किरचॉफ करंट लॉ है, वो ये कहता है कि जो सम ऑफ करंट एंटरिंग और लीविंग फ्रॉम अ नोड पॉइंट ऑफ अ सर्किट इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये एक नोड पॉइंट है, लेट्स सपोज, ठीक है। ये और ये है I1, लेट्स सपोज ये करंट है I2, और ये है I3, ये नोड पॉइंट, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, सम ऑफ करंट एंटरिंग और लीविंग फ्रॉम अ नोड पॉइंट, ये नोड पॉइंट है। सो जो सम ऑफ करंट है विच इज एंटरिंग फ्रॉम अ नोड पॉइंट और लीविंग फ्रॉम अ नोड पॉइंट, एंटरिंग टुवर्ड्स नोड पॉइंट बेसिकली। सो इस नोड की तरफ जो करंट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? बेसिकली इस नोड की तरफ भी फिलहाल कोई करंट नहीं है, इसमें ये आर का वर्ड है ना, द सम ऑफ करंट एंटरिंग और लीविंग फ्रॉम अ नोड पॉइंट। तो यहाँ पे जो करंट है वो नोड पॉइंट को लीव कर रहा है, ठीक है। ये देखो, इस नोड पॉइंट को ये लीव कर रहा है, एरो की डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड से, ठीक है। यहाँ पे भी ये नोड पॉइंट को करंट लीव कर रहा है, ये भी करंट जो है नोड पॉइंट को लीव कर रहा है, ठीक है। सो द सम ऑफ करंट लीविंग फ्रॉम अ नोड पॉइंट वो किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू जीरो, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो इस केस में यहाँ पे जो है क्या होगा? सम ऑफ करंट क्या आएगा? सम ऑफ जो करंट आएगा वो होगा यहाँ पे आई, और आई की क्या लिमिट है? आई इज इक्वल टू वन अप टू एन, ठीक है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3, सम ऑफ करंट किसके इक्वल होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3, और ये किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। और यहाँ पे I की जगह क्या आएगा? 3 आएगा, ठीक है। सॉरी, N की जगह क्या आएगा? 3 आएगा, I की जगह नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे N की जगह 3, क्योंकि मेरे पास तीन डिफरेंट करंट्स है ना, I1, I2 एंड I3। So according to the definition, the sum of current leaving from a node point in an electric circuit is equal to zero। So ये जो करंट जो था, ये तीनों करंट क्या कर रहे थे? नोड पॉइंट को लीव कर रहे थे। I1 इस नोड पॉइंट को लीव कर रहा है, I2 भी लीव कर रहा है, और I3 भी लीव कर रहा है। सो सम ऑफ ऑल दीज करंट्स I1 प्लस I2 प्लस I3 ये किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। सो वो था। अच्छा, अगर दूसरी वर्डिंग में मैं बात करूं, दूसरी वर्डिंग, दूसरे वर्ड्स में अगर इसको एक्सप्लेन करूं तो मैं कहूंगा करंट एंटरिंग द नोड इक्वल्स टू द करंट लीविंग द नोड, ठीक है। सो क्या होगा कि जो करंट नोड की तरफ एंटर हो रहा है और जो करंट नोड को लीव कर रहा है वो इक्वल होगा, ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। या फिर क्या कहूंगा? सम ऑफ करंट एंटरिंग टुवर्ड्स द नोड पॉइंट एंड आर सम ऑफ करंट लीविंग फ्रॉम अ नोड पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो करंट इंटर कर रहा है टुवर्ड्स नोड वो इक्वल होगा जो करंट लीव कर रहा है नोड पॉइंट को।
फॉर एग्जांपल ये नोड पॉइंट है, ठीक है, और ये जो है करंट है I1, ये I2, ये I3, ये I4 और ये I5। मैंने क्या बात की, करंट एंटरिंग द नोड इक्वल करंट लीविंग द नोड, ठीक है। सो अब इसमें से देखो कौन कौन सा करंट है जो नोड की तरफ एंटर हो रहा है। सो देखो I1 की एरो की डायरेक्शन टुवर्ड नोड है, तो I1 एंटर हो रहा है, I2 भी नोड की तरफ एंटर हो रहा है, I3 भी नोड की तरफ एंटर हो रहा है, ठीक है। सो करंट एंटरिंग द नोड, तो कौन कौन सा करंट जो है नोड की तरफ एंटर हो रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I, मैंने कहा था करंट एंटरिंग द नोड इक्वल्स टू द करंट लीविंग द नोड, ये इक्वल होगा किसके, जो करंट नोड को लीव कर रहा है। कौन कौन सा करंट नोड को लीव कर रहा है, ये देखो I5 एरो की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड्स, नोड को लीव कर रहा है, और I4 भी नोड को क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। So according to the definition, I1 plus I2 plus I3 is equal to I4 plus I5, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, इस इक्वेशन को मैं जब रीअरेंज करूंगा तो ये बन जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये था किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है किरचॉफ करंट लॉ है, क्योंकि यहाँ पे हम सम किसका कर रहे हैं, करंट का कर रहे हैं। सो किरचॉफ फर्स्ट लॉ को किरचॉफ करंट लॉ कहते हैं। तो ये किरचॉफ जो फर्स्ट लॉ है या किरचॉफ जो करंट लॉ है वो ये कहता है कि सम ऑफ करंट एंटरिंग और लीविंग फ्रॉम अ नोड पॉइंट इज जीरो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। सम ऑफ करंट इज जीरो। और या फिर इसकी दूसरी दूसरी वर्डिंग में मैं इसको कैसे एक्सप्लेन मैंने किया कि करंट एंटरिंग द नोड इक्वल्स करंट लीविंग द नोड, ठीक है। तो जो भी मैंने बताया I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 एग्जाम्पल दे के, ये था किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अब आते हैं किरचॉफ के सेकंड लॉ की तरफ। जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है उसको कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। सेकंड लॉ को कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है उस वो ये कहता है कि सम ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड अ क्लोज्ड लूप इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसमें वोल्टेज है उसमें करंट था, सो जितना भी वोल्टेज का सम होगा ना एक क्लोज्ड लूप में, यहाँ पे नोड नहीं है, एक बात का ख्याल रखना है, करंट के केस में बात हो रही थी नोड की, एट नोड हम बात कर रहे थे कि जो करंट लीव कर रहा है नोड को या करंट जो एंटर हो रहा है नोड की तरफ। लेकिन जो किरचॉफ सेकंड लॉ है यानी किरचॉफ जो वोल्टेज लॉ है उसमें हम बात करेंगे एक लूप की, एक क्लोज्ड लूप की। अब ये लूप क्या चीज है वो देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ, सम ऑफ वोल्टेज, तमाम जो वोल्टेज हो, पहली बात करंट नहीं होगा वोल्टेज की बात कर रहा है सेकंड लॉ, जो सम ऑफ वोल्टेज है किसी भी एक क्लोज्ड लूप में वो इक्वल होना चाहिए जीरो के, एक इलेक्ट्रिक सर्किट के। अब ये देखो जी, ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। और मैंने बताया था कि इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट जो है इट इज यूज टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है ये क्या किस लिए यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसमिट करने के लिए। और इलेक्ट्रिक सर्किट के पार्ट्स क्या क्या आते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टर हो सकता है, ये सिंबल जो है ये रेजिस्टर का है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या हो सकता है, रेजिस्टर हो सकते हैं,
बैटरीज हो सकती हैं, ये बैटरी है, ये सिंबल बैटरी का है, ये बैटरीज लगी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पे नहीं है, इसके अलावा इंसुलेटर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है। अब रेजिस्टर जो होता है, ये रेजिस्टर इलेक्ट्रिक सर्किट में, ये इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रिड्यूस करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, रेजिस्टर इज यूज टू रिड्यूस करंट फ्लो। इसका पर्पस क्या होता है रेजिस्टर्स का? टू रिड्यूस करंट फ्लो। इतनी डिटेल में नहीं हम जाएंगे। जो बैटरी है, बैटरी क्या करती है? जो बल्ब होता है, वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करता है, उसे ये बैटरी प्रोवाइड करती है। एक जो बल्ब लेट्स सपोज घर में जलता है, ठीक है, उसे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है वो किस से मिलती है? एक बैटरी से मिलती है। ठीक है, सो ये हो गया बैटरी का पर्पस। इंसुलेटर जो होता है ना, इंसुलेटर बेसिकली इट इज यूज फॉर इंसुलेशन ऑफ वायर, वायर की इंसुलेशन के लिए, या फिर स्विच की इंसुलेशन के लिए, या फिर प्लग जो होता है उसकी इंसुलेशन के लिए हम इंसुलेटर यूज करते हैं। और इसी तरह इंडक्टर भी हो सकता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। इंडक्टर बेसिकली जो होती है, इट इज एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, एनर्जी को स्टोर करती है। इंडक्टर की बात करो, इंडक्टर। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिक सर्किट का पार्ट होता है। ये क्यों यूज होता है? ये बेसिकली एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, ये एनर्जी सप्लाई करता है सर्किट को, ताकि जो करंट है वो फ्लो करता रहे ड्यूरिंग ऑफ स्विचिंग पीरियड। ठीक है, ड्यूरिंग विच पीरियड? ऑफ स्विचिंग पीरियड। ठीक है, ताकि एनर्जी स्टोर कर लेता है ड्यूरिंग ऑफ स्विचिंग पीरियड। ठीक, तो मैंने बात की इंडक्टर सप्लाइज एनर्जी टू द सर्किट टू कीप करंट फ्लोइंग ड्यूरिंग ऑफ स्विचिंग पीरियड। तो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। अब ये जो है ना, ये नोड है, दिस इज नोड, ये नोड पॉइंट है, ये नोड है, ये नोड है। ठीक है, ये नोड है, जो जंक्शन पॉइंट होता है। ठीक है, ये इसका और इसका आपस में ये जंक्शन पॉइंट है। ठीक है, ये जंक्शन पॉइंट क्या है? नोड है। सिमिलरली ये भी एक जंक्शन पॉइंट है, ये भी एक जंक्शन पॉइंट है, ये भी एक जंक्शन पॉइंट है, ये भी एक जंक्शन पॉइंट है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक सर्किट की। और लूप क्या होता है जी? ये देखो, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसके दो लूप्स हैं। एक ये ऊपर वाला, ये लूप क्लोज लूप, और एक ये नीचे। ठीक है, ये सामने आपको नजर आ रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट, इसके दो बेसिकली पार्ट्स हैं, दो लूप्स हैं। एक ये लूप है और एक ये नीचे वाला लूप है। जो ये वाला लूप है फर्स्ट, वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये जो शेडिड रीजन है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट लूप में क्या क्या आ रहा है। फर्स्ट लूप में ये छोटी चीजें स्टार्ट में बता रहा हूँ ताकि आगे मसला होना। फर्स्ट लूप में दो बैटरीज हैं, एक ये और एक ये। और फर्स्ट लूप में दो रजिस्टर है, एक ये और एक ये। और फर्स्ट लूप में ये देखो डायरेक्शन जो है ना, ये जो डायरेक्शन शो की गई है लूप की, ये करंट की डायरेक्शन है बेसिकली। ये करंट की डायरेक्शन क्या शो की गई है? जो करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है ना, एरो की डायरेक्शन देखो। क्लॉक जिस तरह घूमती है उसके अपोजिट ये डायरेक्शन है। इसी तरह लूप टू क्या है? लूप टू ये वाला लूप है। अब लूप टू में भी क्या है? दो बैटरीज हैं, एक ये और एक ये। और लूप टू में भी दो रेजिस्टर्स। ठीक है, और लूप टू में भी ये जो करंट है आई, इसकी डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। और दूसरा जो कॉमन है लूप वन और लूप टू में, जो कॉमन पोर्शन है वो ये पोर्शन है। ये पोर्शन कॉमन है ना दोनों लूप्स में। और जो कॉमन पोर्शन है उसमें एक बैटरी है और एक रेजिस्टर है। ये चीज आगे प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए यूज होगी, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, सो लूप टू में एक बैटरी है और एक रेजिस्टर है। दिस इज basically the part which is common in both loop 1 and loop 2, a closed loop 1 and closed loop 2। closed है इसलिए इसको कहते हैं closed loop। तो ये था एक इलेक्ट्रिक सर्किट। हम बात कर रहे थे किरचॉफ सेकंड लॉ की। किरचॉफ सेकंड लॉ जो होता है वो किरचॉफ वोल्टेज लॉ उसको हम कहते हैं। सो जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है वो क्या कहता है? द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज अराउंड अ क्लोज्ड लूप। इस पूरे लूप में, इसमें इस पूरे लूप में जो वोल्टेज का सम होगा ना,
वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली इस लूप में भी जो वोल्टेज का सम होगा ना लूप 2 में, वो भी किसके इक्वल होना चाहिए, 0 का इक्वल होना चाहिए। सो सम ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड अ क्लोज लूप इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में क्या फर्क था, किरचॉफ जो फर्स्ट लॉ है वो डील करता है नोड को, और जो किरचॉफ सेकंड लॉ है वो डील करता है लूप को। सो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ था वो ये कहता है कि करंट लीविंग एट नोड इज इक्वल टू करंट एंटरिंग एट नोड। ठीक है। जो करंट नोड को लीव कर रहा है वो किसके इक्वल होगा, जो करंट नोड की तरफ एंटर हो रहा होगा, जो कि फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ आई इज इक्वल टू 0। ये था किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है। जो किरचॉफ का सेकंड लॉ था, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वो ये कहता है कि द समेशन ऑफ फ्लोइंग वोल्टेज थ्रू अ लूप। ठीक है। अब वो जो वोल्टेज का फ्लो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है, सीरीज सर्किट में भी हो सकता है, पैरेलल सर्किट में भी हो सकता है, इट इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो वोल्टेज जो सेकंड लॉ है वो बात करता है एक लूप की, जिस तरह ये एक पूरा लूप है, ये एक पूरा लूप है। अच्छा, अब मैंने एक बात और की अभी, कि ये जो सम ऑफ अ फ्लोइंग वोल्टेज है, द सम ऑफ वोल्टेज फ्लोइंग। ठीक है। अब ये जो है एक एक तो थ्रू अ लूप, मैंने बताया ये वोल्टेज जो फ्लो कर रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है। डायरेक्शन कोई भी हो सकती है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, ये जो सर्किट है ना, इस सर्किट की भी दो टाइप्स होती हैं। ये सर्किट की भी दो टाइप्स है। सर्किट जो होता है वो सीरीज में भी हो सकता है और पैरेलल भी हो सकता है। ठीक है। सर्किट सीरीज भी हो सकता है और पैरेलल सर्किट भी हो सकता है। तो पढ़ा था हमने कि सीरीज सर्किट कौन सा होता है और पैरेलल सर्किट कौन सा होता है। तो अब सीरीज सर्किट क्या होता है, जरा इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, पता होनी चाहिए चीजें। सीरीज सीरीज में सर्किट का होने का ये मतलब है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करूं, सर्किट का होने का ये मतलब है कि जो तमाम कंपोनेंट्स हैं दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड, ऑल द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड दे फॉर्म अ सिंगल पाथ फॉर करंट फ्लो। अब ये देखो, ये एंड टू एंड कनेक्टेड है और करंट जो फ्लो कर रहा है उसका एक सिंगल पाथ है, एक ही पाथ है। ठीक है। अच्छा, जो आपका बेसिकली करंट फ्लो करता है वो करता है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। कैसे फ्लो करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। करंट का जो फ्लो हम करते हैं प्रॉब्लम करते हुए, हमें क्या कहते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल से करंट जो फ्लो कर रहा है वो किस तरफ कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल। यानी कि ये जो एरोस की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है करंट के फ्लो की, यूं करके करंट फ्लो कर रहा है, नेगेटिव से किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ, यानी इस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। तो करंट की जो का फ्लो है वो एक ही सिंगल पाथ में हो रहा है। ठीक है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं जो सीरीज कॉम्बिनेशन, तो ऐसे सर्किट को हम कहेंगे सीरीज सर्किट, के जो कंपोनेंट्स हैं दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड, ये एंड टू एंड कनेक्टेड, एंड दे फॉर्म अ सिंगल पाथ फॉर करंट फ्लो। करंट फ्लो जो कर रहा है वो एक सिंगल पाथ में कर रहा है। तो जो सीरीज सर्किट होता है उसमें जो आर टोटल होती है, टोटल रेजिस्टेंस जो इक्वल होती है, ठीक है, सीरीज में वो किसके इक्वल होती है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आर एस किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। और सीरीज में जो वोल्टेज होती है ना, वो सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज के इक्वल होती है। सीरीज में करंट सेम होता है, यानी जो सीरीज सर्किट है उसमें करंट जो होता है लेट्स सपोज डिफरेंट है, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। और सीरीज सर्किट में जो वोल्टेज होती है वो भी सम होती है इंडिविजुअल वोल्टेजेस का, V1 प्लस V2, ये टोटल वोल्टेज की बात करूं, प्लस V3। ये तीन चीजें पता होनी चाहिए कि
जो रेजिस्टेंस होती है टोटल सीरीज सर्किट में वो सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। सिमिलरली जो करंट होता है वो सेम होता है, और जो वोल्टेज होती है वो सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेजेस के इक्वल होती है। एक और चीज, सीरीज सर्किट में अगर एक भी कंपोनेंट जल जाए, करंट जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। तो याद रखना कि इन सीरीज सर्किट इफ वन कंपोनेंट बर्न्स, करंट बिकम्स इनएक्टिव। ये सीरीज सर्किट में एक भी कंपोनेंट जो है वो जल जाए, करंट जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। अब आते हैं पैरेलल सर्किट में। पैरेलल सर्किट और सीरीज में ये फर्क है, पैरेलल में करंट फ्लो के दो मिनिमम या उससे ज्यादा पाथ होते हैं। सीरीज में हमने भी बात की थी कि सीरीज सर्किट में करंट फ्लो का एक ही पाथ था, तो इसमें मिनिमम दो या उससे ज्यादा पाथ हो सकते हैं फॉर करंट फ्लो। अब ये देखो, ये कॉम्बिनेशन जो है, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पैरेलल सर्किट। अब इसमें करंट के दो पाथ हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो करंट फ्लो करता है नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो करंट कैसे फ्लो करेगा, ठीक है, करंट की डायरेक्शन जो होगी, सिमिलरली यहाँ पे दो रेजिस्टर है, इसकी डायरेक्शन यूं होनी चाहिए थी, इस तरफ। चलो, तो पैरेलल जो सर्किट था, इट हैज टू और मोर पाथ फॉर करंट टू फ्लो, ये चीज पता हो। और जो पैरेलल सर्किट होता है, इसमें जिस तरह मैंने बात की कि सीरीज सर्किट में इफ वन कंपोनेंट बर्न्स, करंट बिकम्स इनएक्टिव, लेकिन सीरीज सर्किट में, पैरेलल सर्किट में ऐसा नहीं होता। पैरेलल सर्किट में अगर एक भी कंपोनेंट जलता है तो करंट जो है वो उस ब्रांच में से बंद होता है, ठीक है। रेस्ट जो पार्ट होता है वो इट वर्क्स फाइन, ठीक है। मतलब ये कि इफ वन कंपोनेंट्स बर्न, current stops only that branch, rest part works fine in case of parallel circuit। तो सीरीज में तो ये होता है ना कि if one component burns, current becomes inactive, और पैरेलल में ये होता है if one component burns, current stops only to that branch, the rest parts works fine। तो इस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है ना, यानी वो टोटल जो रेजिस्टेंस थी वो किसके इक्वल होती है, 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि दो है ना इंडिविजुअल रेजिस्टर्स जो लगे हैं। उसमें क्या था, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R। इसमें वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल सर्किट में जो टोटल वोल्टेज है, वोल्टेज सेम होता है, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। सीरीज सर्किट में करंट सेम था थ्रू आउट, इसमें वोल्टेज सेम है थ्रू आउट। सीरीज सर्किट में वोल्टेज जो था वो सम था इंडिविजुअल वोल्टेजेस के, इसमें करंट जो होगा वो सम होगा इंडिविजुअल करंट का। पैरेलल सर्किट में टोटल करंट किसके इक्वल होगा, इंडिविजुअल करंट। अब यहाँ पे एक ये I1 और ये I2 जो सेकंड लूप है, ठीक। तो मैंने बात की कि अगर लेट्स सपोज ये होता है जी सीरीज पैरेलल सर्किट, अगर ये पार्ट जो है ये सही से काम नहीं कर रहा है या खराब हो जाता है, तो ये पार्ट अपना काम करेगा। ये नहीं होगा कि ओवरऑल सर्किट जो है वो खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बंद कर जाएगा। सीरीज में ये होता था कि अगर एक भी पार्ट खराब हुआ, मतलब लेट्स सपोज ये करंट फ्लो कर रहा है, ये वर्क करना छोड़ गया, ये करंट ही नहीं फ्लो करेगा, यहाँ पे कोई मसला आया इस पार्ट में, करंट रुक जाएगा, क्योंकि एक सिंगल ही पाथ था करंट के पास। अब इस केस में क्या हो रहा है, करंट के पास सिंगल नहीं दो पाथ है, एक ये वाला पाथ है और एक ये वाला पाथ है। अगर इस जगह पे कहीं पे मसला आता है तो करंट इस वाले पार्ट में फ्लो करेगा, इस लूप में फ्लो करेगा, ये पार्ट बेशक खराब हो जाए, ठीक है। तो ये बात कर रहा था मैं कि इफ वन कंपोनेंट बर्न्स आउट, करंट स्टॉप्स ओनली थ्रू दैट ब्रांच, रेस्ट पार्ट वर्क्स फाइन। तो ये था पैरेलल सर्किट। सो पैरेलल सर्किट में दो या दो से ज्यादा पाथ होते हैं करंट फ्लो कर, जिससे करंट फ्लो करता है, और सीरीज सर्किट में एक ही पाथ होता है।